नमस्कार स्टूडेंट, ये है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 4 नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के बाद उनको भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ये हमारा पार्ट 4 है प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर। पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आपको देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और अच्छी प्रैक्टिस होने से आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके और अच्छे नंबरों से आपको अच्छा कॉलेज मिल सके और अच्छे कॉलेज से आपको अच्छी जॉब मिल सके और अच्छी आप प्लेसमेंट भी होगा उसी में। ठीक है ना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा अगर आप अच्छा करोगे तो। ठीक है, सो स्टूडेंट, इसमें बात करने वाले हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 4 की। इसके बाद उसको भी देख लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना लाल बटन दबा के। चलते स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव क्या होनी चाहिए? शीर्ष पर होनी चाहिए या फिर तली में होनी चाहिए या फिर मध्यम में होनी चाहिए या फिर कहीं भी हो सकती है? बताए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। वैसे बेसिकली इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत कम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट स्टैंड की शीर्ष पर होनी चाहिए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ऑप्शन बी, वह वायु से हल्की होती है इसीलिए। ऑप्शन सी, वह जल के अवयवों से एक है इसीलिए। ऑप्शन डी, वह एक उत्कृष्ट गैस है। बताइए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप आप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वह वायु से हल्की होती है इसीलिए हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है। कॉमन सेंस है, बहुत इजी क्वेश्चन है और टेंशन बिल्कुल भी ना ले स्टूडेंट। जैसे कि मैंने बोला ना, जितने हो सकेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा कि किस प्रकार से आपका पेपर आता है और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। बस आप तो चैनल पर बने रहो, सब अवेलेबल होता रहेगा सिलेबस से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? जनरल नॉलेज जिसमें होगी उसको कर सकता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। बताइए स्टूडेंट, आपके हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 5, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि 5। भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? वो किया था 5 देशों ने। ठीक है, अब इसके डीप में मत जाओ कि कौन कौन ने किया था, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओनली, जो कि बनते हैं हमारे कक्षा 11 यानी कि 11th और 12th से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं 10th से। बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, लड़ाकू विमान से। ऑप्शन बी, स्रोतोमुखी टैंक से या फिर दीर्घ मिसाइल या फिर दीर्घ तोप। बताइए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं इसमें। इसका राइट ऑप्शन होगा दीर्घ मिसाइल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके विटामिन जो हमारे है फिजिक्स में आपने चुंबक देखा होगा, उसका कंसेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि चुंबक के बारे में, तो उसका जो चैप्टर है पूरा अवेलेबल करा दूंगा आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ, और मल्टीपल चॉइस किस प्रकार से बनेंगे वो सारा अवेलेबल करा दूंगा। आप फिक्र बिल्कुल भी ना करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पुल्सर, ऑप्शन बी क्वार्टज घड़ियाँ, ऑप्शन सी परमाणु घड़ियाँ या फिर श्वेत वामन। बताइए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? अति लघु समय को नापने के लिए, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लगाइए दिमाग। अगर आपने कहीं भी बचपन में कहीं भी पढ़ा हो, कहीं भी किताबों में देखा हो, सुना हो, तो आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, परमाणु घड़ियाँ।
परमाणु घड़ियाँ क्या होती है, बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर काम करती है। और आपकी जानकारी के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इस प्रकार की होती है परमाणु घड़ी, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, ये इस प्रकार की होती है। सटीक टाइम नापने में इसका यूज होता है। स्टूडेंट, आपने वन ऑप्शन जो सिलेक्ट किया था अपने माइंड में, वो सही था या गलत, ये तो आप खुद जानते हो। अपने आप से कंपेयर कीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। गलती हो तो गलती का हिसाब में रखना उसको, और जो सही है उसको सही के हिसाब में। और पूरा 10 क्वेश्चन होने के बाद अपने आप से कंपेरिजन करना कि मैं कितनी पानी के गहराई में हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इंडोसैट में क्या सुविधा उपलब्ध है। स्टूडेंट, आपको पता हुआ होना चाहिए कि इसरो क्या होता है और नासा क्या होता है, दोनों में आपको डिफरेंस मालूम हुआ होना चाहिए। और चंद्रयान 2 के बारे में भी पूरी नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इंडोसैट ने क्या सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन ए, उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क। ऑप्शन बी, सुदूर संवेदन। ऑप्शन सी, सूचना जानकारी। ऑप्शन डी, शैक्षणिक संयोजकता। बताइए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा शैक्षणिक संयोजकता, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपने जो चूज किया था वो सही है या गलत हो तो आपको खुद को मालूम है, लेकिन कंपैरिजन अच्छा करना है आपको, ठीक है ना। और रही बात ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, तो मैं जितना जल्द हो सके आपको अवेलेबल करवा दूंगा, नो टेंशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के हस्ताए आइसोटोप में बदल जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो है ही, बट इसके अलावा जो हमारे पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम हो गए, फार्मेसी के हो गए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ये हमारे पीएमटी जो नीट का एग्जाम होता है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी दिमाग लगाने वाली बात है। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। अगर आप रेडियम, थोरियम, सीसा और पोलोनियम के बारे में नॉलेज होगी तो आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। तो बताए स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयत्न कीजिए आंसर देने का, क्या पता सही बता दे आप। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि सीसा। अब आपको यहाँ पर जो अदर ऑप्शन दिए हुए हैं, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम और ऊपर ऊपर जो यूरेनियम भी है ना, इस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए। यूरेनियम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि रेडियो एक्टिव तत्व है, ये तो सभी को पता है, बट ये प्रकृति में सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। नोट कर लेना इस बात को अपनी नोटबुक में। यूरेनियम ही एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में सबसे भारी है, ठीक है। रेडियम क्या है, रेडियम के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ये रासायनिक तत्व है और रेडियो एक्टिनोइड की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। थोरियम, रेडियम जैसा कि आप कभी बचपन में वॉच लेके आए होंगे जो रात में जलती होगी, वो रेडियम होता है जो उसको जलाता है। और रेडियम के कारण ही कौन सी गैस उत्पन्न होती है, विघटन से। रेडियम के विघटन से रोडोन गैस उत्पन्न होती है, ये भी नोट कर लेना। हम जो वॉच चलाते थे बचपन में, घड़ियाँ पहनते थे और रात में जलती थी, कब किसी भी प्रकाश में हम जब भी इंटर करते थे अंधेरे में, तब वो जलती थी। वो इसीलिए जलती थी क्योंकि इसमें रेडियम होता था और उसके विघटन से रोडोन गैस उत्पन्न होती थी। नेक्स्ट है थोरियम। थोरियम भी एक हमारा रासायनिक तत्व है। पोलोनियम क्या है, पोलोनियम भी हमारा एक रासायनिक तत्व है और एक्टिनोइड की श्रेणी में आता है, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव के लिए आपके लिए स्पेशली मैं अवेलेबल करा दूंगा। रेडियो एक्टिव से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा। यूरेनियम सबसे भारी तत्व है प्रकृति में। रेडियम जो है उसके कारण आपने देखा होगा रोडोन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए हमारी वॉच जो है नाइट में जलती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए, डॉक्टर UR राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम और ऑप्शन डी है डॉक्टर होमी बाबा। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा।
इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर होमी भाभा। और यहाँ जो ऑथर है उनके बारे में भी हल्की फुल्की नॉलेज आप में होना चाहिए, डॉक्टर UR राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जिंदर रहमान, ठीक है। और रही बात, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सिलेबस क्या रहेगा, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू स्टेट। और रही बात कि BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो भी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर केवल उसी स्टेट के कैंडिडेट उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, उधर स्टेट वाले नहीं दे सकते। बट बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सभी ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है। तो इसके लिए भी मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा कि वो कौन कौन से स्टेट है। जैसे कि राजस्थान स्टेट, यहाँ पर तो ऑल इंडिया के अप्लाई कर सकते हो आप BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जबकि MP में देखोगे ना, तो MP स्टेट में ओनली MP स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी फीमेल कैंडिडेट ओनली, नॉट बॉयज़ अलाउ। जबकि राजस्थान में बॉयज़ गर्ल दोनों अलाउ है, ऑल इंडिया के अलाउ है। इसी प्रकार एम्स में ओनली गर्ल्स अलाउ है। जैसे कि आपको पता है कि जो मिलिट्री नर्सिंग BS नर्सिंग उसमें भी गर्ल्स ही अलाउ है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया डिसाइड किए हुए हैं हमारे इंडिया में, अलग अलग स्टेट में। आसाम हो गया, हरियाणा हो गया, हमारे जो UP हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ इनमें अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है, और वो क्या किया हुआ है ये सब हम बातें करेंगे वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी पोलोनियम, ऑप्शन डी सीसा। बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सब कुछ याद आ गया होगा। और पहले मैं आपको बता दूं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ इसमें चेंजिंग किया हुआ है। जिस स्टूडेंट ने पढ़ा होगा इसका राइट ऑप्शन वो इजीली दे पाएगा। सो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन होगा सीसा, यानी कि ऑप्शन डी होगा। बट आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रकृति में सबसे भारी तत्व कौन सा है। प्रकृति में सबसे हैवी, बताइए। तो मैंने बताया था ना कि यूरेनियम ही प्रकृति में सबसे भारी तत्व है। रेडियम, जो आपको पता है कि हमारी जो वॉच आती थी घड़ियों में, इसका यूज किया जाता है। वो जो चमक होती है नाइट में भी घड़ी जलती है, वो रेडियम के कारण ही जलती है। और इसके विघटन से क्या होता है, रेडोन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये रेडियो एक्टिव से क्वेश्चन तो बनेगा 100% बनेगा। रेडियो एक्टिव से तो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा है रेडियो एक्टिव वाला। और आपके 11th और 12th में ज़्यादा इसका, तो उसको एक बार रीडिंग कर लेना। और वैसे दिक्कत लेने वाली बात नहीं, मैं खुद करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण बाहरी पानी में नहीं होता है। ऑप्शन ए बाहरी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। ऑप्शन बी बाहरी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। ऑप्शन सी बाहरी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। ऑप्शन डी यह संसरण उत्पन्न करता है। स्टूडेंट, आपको पता हुआ होना चाहिए साधारण पानी और बाहरी पानी में अंतर। जैसे कि साधारण पानी का फॉर्मूला होता है H2O, जबकि बाहरी का क्या होता है D2O। तो इस प्रकार से और भी इसमें अंदर चेंजिंग होता है, ठीक है ना। बाहरी पानी में और साधारण पानी में बहुत कुछ अंतर होता है। बाहरी पानी जो होता है स्टूडेंट, वह जो हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम समस्थानिक है उसका ऑक्साइड होता है बाहरी पानी में। हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम समस्थानिक है उसका ऑक्साइड। अब आपको पता हुआ होना चाहिए यहाँ पर कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक आपको पता हुआ होना चाहिए। इनमें से जो ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड है वही D2O, ये हमारा बाहरी जल का सूत्र होता है, ठीक है। और नॉर्मल पानी का H2O, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, और इसका जो क्वथनांक, घनत्व, ये सारी डिटेल आपको पता हुआ होना चाहिए बाहरी जल और साधारण जल के बारे में, क्वेश्चन बन सकता है। सो स्टूडेंट, जितना हो सके प्रैक्टिस क्वेश्चन हल करते रहिए। इसमें हमारा क्या है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, और अच्छी प्रैक्टिस से हमको एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे, और अच्छे नंबर गेन होने से अच्छा कॉलेज मिल सकेगा, और अच्छा कॉलेज मिलने से अच्छा हमारा प्लेसमेंट, अच्छा जॉब लग सकेगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। इसके लिए आप जितना हो सके
के प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, और जितना हो सके मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिंक दिए हुए हैं, उन सबको 1 बाय 1 करके 1 बाय 1 करके सबको छान लीजिए, ताकि सारी नॉलेज आपके माइंड में फील्ड हो जाए और आप इंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है ना, आपको इधर उधर देखने की नौबत ना आए। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बात हो तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, सिलेबस अवेलेबल करा दूंगा, क्राइटेरिया क्या है वो सारी जानकारी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। पर एक दिन में तो नहीं होगी, आपको रोजाना मैं कुछ ना कुछ जानकारी देता रहूँगा इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, फार्मेसी का हो, किसी का भी हो, इन तीनों में से। ठीक है ना, इसको लेकर अच्छा प्रिपेयर कर दूंगा आपको, ये तो पक्का है। और रोजाना प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इस चैनल को देख लीजिए एक बार, लाल तो नहीं हो रहा है ना, उसको ब्लैक कर दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। सो स्टूडेंट, इनमें से अगर कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और रही नेक्स्ट वीडियो को लेकर आप डिमांड रख सकते हो कि इस विषय पर वीडियो होना चाहिए, हमारा ये डाउट है, इसको लेकर हम चिंतित है, तो आप वो भी डिमांड कर सकते हो कि इस विषय पर भी आप वीडियो बनाइए, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है।